मिंकू करीब 2.5 साल बाद अपनी एनुअल लीव्स लेकर चेन्नई से कोसीकला अपने घर आता है। घने कोहरे के कारण ट्रेन लगभग 9 घंटे देरी से चल रही है और रात को 2:30 बजे ये स्टेशन पर पहुंचती है। स्टेशन पर कोई सवारी गाड़ी नहीं है तो मिंकू पैदल चल के ही अपने घर की तरफ जा रहा है और रास्ते में अचानक मिंकू का पैर कोई जोर से पकड़ के खींचता है। मिंकू मुंह के बल ज़मीन पर गिरता है, अपने आप को बहुत खींचने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई घसीटना शुरू कर देता है। क्या होता है मिंकू के साथ, कौन उसका पैर पकड़ के खींचता है रात के 2:30 बजे जहां मिंकू बिल्कुल अकेला है, ये जानने के लिए कहानी पूरी देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी का जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ये कहानी मिंकू की है। मिंकू जो कि चेन्नई में काम करते हैं और 2.5 साल बाद एनुअल लीव्स लेकर अपने घर कोसीकला आए हैं। समय दिसंबर का है और साल 2004। मिंकू की जॉइंट फैमिली है, सब लोग एक साथ रहते हैं। बहुत चहकता महकता घर है। क्रिसमस के आसपास का टाइम था। मिंकू ने अपनी एनुअल लीव्स ली और उसका प्लान ये था कि वो घर वालों को सरप्राइज देगा। 2.5 साल बाद मिंकू अपने घर आ रहा था और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, बहुत घना कोहरा था और कोहरे की वजह से ट्रेन्स बहुत लेट हो गई थी। मिंकू की ट्रेन को जहां 5:30 बजे कोसीकला पहुंचना था, वहां वो रात को 2:30 बजे कोसीकला पहुंची। सर्द रात, घना कोहरा, मानो 5 फुट दूर का भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या है। ऐसी ठंड मिंकू ने आखिरी बार तब देखी थी जब वो कॉलेज में था। चेन्नई के मौसम में रह रह के मिंकू नॉर्थ का मौसम बिल्कुल भूल ही गया था और उसे देखने के लिए तरस गया था। हालांकि मिंकू को बहुत ठंड लग रही थी, पर ये आलम देखकर मिंकू की सारी सफ़र की थकान उतर गई थी और मिंकू उस कोहरे को बहुत इंजॉय कर रहा था। कोसीकला एक बहुत ही छोटा सा स्टेशन है और मिंकू के अलावा हार्डली 1 या 2 लोग और प्लेटफॉर्म पे उतरे थे और वहाँ पर कोई भी नहीं था। बाहर निकलने पर मिंकू ने देखा कि वहाँ ना कोई ऑटो है, ना कोई रिक्शा है, कुछ भी नहीं है। मिंकू का घर स्टेशन से हार्डली 25-30 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था और मिंकू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो पैदल चल के ही घर जाएगा। घर वालों को उसने इन्फॉर्म नहीं किया था। प्लेटफॉर्म के आसपास कोई सवारी नहीं थी, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जो 1-2 लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे थे, देखते देखते वो भी जा चुके थे। हालांकि मिंकू ऑटो या रिक्शा की तलाश करते करते थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा था, पर थोड़ा आगे पहुंचने पर उसे समझ आ गया था कि अब उसे कोई ऑटो या रिक्शा या कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसे पैदल चल के ही घर जाना पड़ेगा। और घर वालों से मिलने की एक्साइटमेंट में मिंकू अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाकर घर की ओर चल रहा था। सड़क पर इस कदर सन्नाटा फैला हुआ था कि मिंकू को पैदल चलने पर अपने ही जूतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ठंड इतनी थी कि सांस छोड़ने पर धुआं निकल रहा था और धुएं से उसके होठों की ऊपरी तरफ पूरे की पूरी ओस जम जाती थी। अब मिंकू को अपना ये सरप्राइज़ देने वाला प्लान भारी पड़ता नज़र आ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते मिंकू यही सोच रहा था कि अगर घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया होता तो कोई लेने ही आ जाता। इतनी ठंड में ठिठुरता हुआ मिंकू घर की तरफ बढ़ रहा था। जिस कोहरे को वो बहुत इंजॉय कर रहा था, अब वही कोहरा उसे परेशान करने लगा था क्योंकि उसे आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और रोड पे इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे चल रही थी और उनकी रोशनी भी रिंकू के चलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। याद रखिए, कहानी 2004 की है और उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स का इतना प्रचलन नहीं था और ना ही टॉर्च या ये सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन्स में इतना हुआ करती थी और हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था। पूरी तरह गर्म कपड़ों में लदा हुआ मिंकू सर पर टोपी लगाए अपना बैग पैक टांगे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अभी मिंकू को चलते हुए 8-10 मिनट ही हुए होंगे कि उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इस सड़क पर उसके पीछे भी कोई चलता हुआ आ रहा है। मिंकू ने पीछे मुड़कर देखा, पर कोहरे के कारण उसे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। इससे उसे एहसास हो रहा था कि कोई ना कोई इस सड़क पर मिंकू के अलावा भी चल रहा है। मिंकू ने आवाज़ लगाकर पूछा, कोई है क्या पीछे? और तभी वो चलने की आवाज़ अचानक से रुक गई। मिंकू ने फिर से पूछा, कोई है क्या? तभी उसे अपने पीछे से एक 55-60 साल के आदमी की आवाज़ आई, इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो?
कैन यू इमेजिन, मिंकू अभी आगे चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसे आवाज़ पीछे से आ रही थी। वो रुका, पीछे पलटा, उसने पूछा कि कोई है क्या, तो चलने की आवाज़ बंद हो गई। और जब उसने दोबारा आवाज़ लगाई तो उसे सामने वाली डायरेक्शन से आवाज़ आती है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। विपरीत दिशा से आवाज़ सुनकर मिंकू घबरा गया। वो एकदम पलटा और क्या देखता है कि उसके सामने एक बुजुर्ग सा आदमी जो पूरी तरह कंबल से ढका हुआ है, उसने सफ़ेद धोती पहनी हुई है, हाथ में लाठी ली हुई है और मिंकू की तरफ देखकर उससे ये पूछ रहा है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। कोहरे और अंधेरे के कारण मिंकू को उसकी शक्ल ठीक से नहीं दिख पा रही है और ठंड इतनी है कि उस आदमी ने भी पूरा कंबल लपेटा हुआ है। पर उस आदमी को देखकर मिंकू को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि अब वो इस सड़क पे अकेला नहीं है। मिंकू ने उस आदमी को जवाब दिया कि बाबा, चेन्नई से आ रहा हूँ, ट्रेन बहुत लेट हो गई, शाम को 5:30 बजे पहुंचना था, अब पहुंची है, घर आने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा, इसलिए पैदल ही घर की तरफ जा रहा हूँ। पर आप इतनी रात को यहाँ अकेले कहाँ जा रहे हैं? उस बुजुर्ग आदमी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और बोला, चेन्नई से? अरे वाह, वहाँ तो मछलियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। मिंकू उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखता है और हंसता है, बोलता है, बाबा मैं चेन्नई से आ रहा हूँ, कलकत्ता से नहीं आ रहा। फिर उसने दोबारा पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बुजुर्ग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, यहाँ थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है। मिंकू ने उससे फिर पूछा कि इतनी रात को पर आप कहाँ से आ रहे हो? बुजुर्ग ने इस पे कोई उत्तर ना देते हुए उसी को कटाक्ष मारा कि तुम भी तो इतनी रात को आ रहे हो। और उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा गई और सड़क पे इन दोनों लोगों के पैरों के चलने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अब मिंकू और ये बुजुर्ग दोनों ही साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। मिंकू बीच बीच में बात करने की कोशिश कर रहा था, कुछ सवाल पूछता, पर वो बुजुर्ग उसका ज़्यादा जवाब नहीं देता। एक आधा दो शब्दों में वो उसका जवाब दे के बात टाल देता था। लेकिन बीच बीच में वो बार बार मिंकू से मछलियों की बातें करना शुरू कर देता था। तुम्हें मछली कैसी लगती हैं? मुझे तो मछली बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। मिंकू को ये सुन के बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा था और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो गया था। मिंकू ने सोचा कि बेहतर है शांति बना के ही चलते हैं, बुजुर्ग इंसान है, अभी थोड़ी देर में इसका घर आ जाएगा या पहले मेरा ही घर आ जाएगा, तो मेरा रास्ता और इसका रास्ता अलग अलग। अब ये दोनों ही आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जो स्ट्रीट लाइट्स इनको आगे मिल रही थी वो भी अब मिलनी बंद हो गई थी और सड़क पे बिल्कुल घना अंधेरा था और कोहरे की वजह से तो वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा वैसे ही था और ये दोनों आगे चलते चले जा रहे थे। पर बीच बीच में वो बुजुर्ग बार बार यही बोलता कि मैं पहले बहुत मछलियाँ खाता था, मुझे मछलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और इसी तरीके की बातें चलती जा रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते अब मिंकू को किसी के पायल की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अब मिंकू को ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई पायल खनकाता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। मिंकू फिर रुका, उसने पीछे मुड़कर देखा, अगेन अंधेरा, कोहरा, कुछ दिखाई नहीं दिया। मिंकू ने आवाज़ लगाकर पूछा, कौन है वहाँ? पीछे कोई है क्या? तभी कोहरे को काटती हुई एक सफ़ेद साड़ी में स्त्री उसे अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। उस स्त्री को देख के मिंकू बहुत बुरी तरह सहम जाता है। रात का 2:30 बजा है और कोसीकला बहुत बड़ी जगह भी नहीं है। इस समय वहाँ इस वक्त किसी स्त्री का मिलना उसे बहुत अजीब लगा। वो ये सोचने लगा कि इतनी रात में इतनी सुनसान सड़क पर ये महिला यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो महिला मिंकू की तरफ आगे बढ़ती हुई आती है। उसने घूंघट पहना हुआ है और वो मिंकू को बोलती है, बाबूजी मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, क्या मैं आपके साथ चल लूँ? मिंकू को बहुत अजीब लगता है कि ये औरत उससे आके ऐसे सवाल क्यों कर रही है, पर अब उसके साथ वो बुजुर्ग आदमी भी है तो मिंकू को डर नहीं लगता। उसे ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ऊपर नीचे का चक्कर है। मिंकू उस औरत से कुछ पूछता उससे पहले ही वो औरत उससे पूछती है कि बाबूजी आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? और आगे बढ़ते हुए मिंकू भी उसको अपनी वही ट्रेन वाली कहानी सुनाता है कि कैसे ट्रेन कोहरे के कारण लेट हो गई और वो कैसे इतना लेट प्लेटफॉर्म पे उतरा। अब ये तीनों लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसा कि मिंकू ने उस औरत को बताया था कि वो चेन्नई से आ रहा है, एंड अगेन वो औरत भी मिंकू को सेम चीज़ बोलती है, चेन्नई में तो मछली बहुत अच्छी मिलती हैं। और ये कहकर वो औरत हल्के से हंसने लगी, पर इस बार मिंकू हंसा नहीं। उसने उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा जो लाठी लेकर उसके साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने ना मिंकू की तरफ देखा और ना ही उसने इस बात पे किसी तरीके का कोई रिएक्शन दिया। मिंकू की ज़बान अब बिल्कुल खामोश थी। उसके एक तरफ वो बुजुर्ग आदमी चल रहा था, दूसरी तरफ वो औरत चल रही थी
और इतनी ठंड में भी वो औरत सिर्फ एक सफ़ेद साड़ी में थी। उसे ना कोई गर्म कपड़े पहने हुए थे, ना कोई शॉल लिया हुआ था, बस उसने घूंघट किया हुआ था और वो साड़ी में मिंकू के साथ चल रही थी। जब वो औरत उससे बात करती तो उसकी आवाज़ ऐसी लगती जैसे कोई 25-30 साल की स्त्री हो। उसको इस तरह चलता देख मिंकू खुद को रोक नहीं पाया और उसने उससे पूछ ही लिया, आपको सर्दी नहीं लगती? इस पर उस औरत ने तलकती हुई आवाज़ में बोला, हमें सर्दी नहीं लगती। आगे मिंकू कुछ बोलता उससे पहले ही वो औरत फिर से बोली, मुझे मछली बहुत पसंद है। मिंकू ने उसकी तरफ कुछ सेकंड के लिए देखा, फिर अपना मुंह पलटा और सामने मुंह करके बिल्कुल सीधा खामोशी से चलने लगा। अब वो ना ही उस बुजुर्ग आदमी से कोई बात कर रहा था, ना ही उस औरत से कोई बात कर रहा था और ना ही वो दोनों मिंकू से कोई बात कर रहे थे। सड़क पे अब ये 3 लोग सन्नाटे में बस आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे। मिंकू को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे अकेले चलने पे भी इतना अजीब या डर सा महसूस नहीं हो रहा था जितना अब उसे इन दोनों के साथ चलने पर होने लगा। पर अब वो कुछ कर नहीं सकता था, ना ही वो आगे बढ़ सकता था और ना ही वो रुक सकता था, क्योंकि उसने खुद चूज किया था उनके साथ चलना। सड़क पर फैली हुई पूरी तरह से शांति और बस आवाज़ आ रही है इनके जूतों की और उस औरत के पायल के चलने की। और ऐसा लग रहा है जैसे अब पूरी तरह से तनाव का माहौल खिंच गया है इनके बीच में। ये आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे कि मिंकू को एक झुंड के आपस में बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुन के मिंकू बहुत खुश हो गया। उसे ऐसा लगा कि आगे की तरफ कोई पूरा का पूरा ग्रुप आगे बढ़ रहा है और मिंकू को जो तनाव फील हो रहा था वो उससे निकलना चाहता था। तो उसको बहुत तसल्ली हुई कि चलो आगे कुछ लोग मिलेंगे और ये तनाव थोड़ा सा दूर होगा, और अगर मैं उल्ट पुल्ट कुछ सोच भी रहा हूँ तो शायद ये मेरा भ्रम ही हो। और वो आगे की तरफ उस ग्रुप को फॉलो करने के लिए चल पड़ा। मिंकू जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर उस ग्रुप की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई थी कि वो औरत और वो बुजुर्ग आदमी अब उससे पीछे छूटने लगे थे। आगे क्या होगा? क्या मिंकू उस ग्रुप तक पहुंच पाएगा या ये औरत और ये बुजुर्ग आदमी उसको इस ग्रुप तक नहीं पहुंचने देंगे? ये जानने के लिए आप कहानी में अंत तक बने रहें। पर उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हैं। यदि आप भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन्हें यहाँ से नरेट करूँ, तो आप सामने दिए हुए आईडी पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं यहाँ से आपकी भी कहानियाँ नरेट करूँगी। आपका ज़्यादा समय नहीं लेती और अब कहानी में बढ़ती हूँ आगे। मिंकू जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, अब उसका विजन वैसे वैसे क्लियर होता जा रहा था। घने कोहरे के बीच उसे धुंधले से कुछ आदमी, औरत और बच्चे आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर मिंकू के मन में बहुत तसल्ली जागी। अभी तक जिस तनाव के साथ मिंकू आगे बढ़ रहा था, उसे लगा कि थैंक गॉड ये ग्रुप मुझे मिल गया और अब मैं इनके साथ अपनी जो भी बची कुची जर्नी है उसे कंटिन्यू करूंगा। शायद ये लोग किसी समारोह वगैरह से आ रहे हैं, इसीलिए इतने ग्रुप में हैं और अपने घर की तरफ जा रहे होंगे, तो मैं भी इनके साथ अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। मिंकू फटाफट कदम बढ़ाकर उनके ठीक पीछे पहुंच जाता है और उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। मतलब वो ग्रुप एक तरह से ज्वाइन कर लेता है। वो लोग आपस में हंसी ठिठोली करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सब गप्पे मार रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी बातों को मिंकू ओवरहियर करता है और वो सुनता है कि वो लोग सिर्फ मछली की ही बातें कर रहे हैं। मतलब वो ग्रुप कुछ मछली की बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा है और हंस रहा है, हंसी ठिठोली कर रहा है। सुनकर मिंकू एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं स्टार्टिंग में चला था तो वो बुजुर्ग बाबा मछली की बात कर रहे थे, उसके बाद वो औरत मछली की बात कर रही थी, अब ये पूरा का पूरा ग्रुप मछली की बात कर रहा है। ये सब चल क्या रहा है? कोई कह रहा है मुझे मछली बहुत पसंद है, कोई ये कह रहा है मैंने आखिरी बार मछली तब खाई थी। मतलब जो भी कन्वर्सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मछली से ही रिलेटेड है। तभी मिंकू को अचानक से रियलाइज होता है कि मिंकू का हाथ किसी ने पकड़ लिया है। मिंकू एकदम घबरा के उसकी तरफ देखता है तो क्या देखता है, 2-2.5 फुट का एक बच्चा उसके हाथ पकड़े खड़ा हुआ है और उसकी तरफ देखकर बोल रहा है कि अंकल मुझे मछलियाँ बहुत पसंद हैं। और ये कहकर बच्चा जोर से खिलखिला के हंसना शुरू कर देता है और आगे भीड़ की तरफ भाग जाता है। ये सुन के मिंकू की हालत खराब हो जाती है और उसे अचानक से रियलाइज़ होता है कि उसको यहाँ इस सड़क पे चलते हुए बहुत समय हो गया है।
मिंकू का घर जो हार्डली 20-25 मिनट के डिस्टेंस पे था, अभी तक आया क्यों नहीं? मिंकू घड़ी देखता है और सुबह के 3:45 हो रहे होते हैं। मिंकू को चलते चलते सवा घंटे से भी ऊपर का समय हो गया था और अभी तक मिंकू का घर नहीं आया था। मिंकू कुछ समझ पाता उससे पहले ही मिंकू का पैर कोई पीछे से अचानक से खींचता है। मिंकू मुंह के बल सड़क पे गिरता है। सामने की तरफ देखता है तो एक तरफ वही औरत उसके सामने खड़ी है, दूसरी तरफ वही बुजुर्ग आदमी उसके सामने खड़ा है और वो दोनों घुर्राते हुए उससे बोल रहे हैं, हमें मछली खिला दे, हमें मछली खिला दे। और उसके बाद वो दोनों लोग ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मिंकू चीखता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, रोता है, कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग, और उठने की कोशिश करता है। तभी वो बुजुर्ग आदमी उसे पैरों से खींचता हुआ उस भीड़ के बीच में ले जाता है। अब मिंकू के आगे पीछे सामने हर तरफ भीड़ में से यही आवाज़ें आ रही हैं, हमें मछली खिला दे। लोग उसके आगे पीछे मंडरा रहे हैं और उनकी शक्लें बहुत अजीब, बहुत भयानक हैं, बहुत अलग अलग टाइप की शक्लें हैं। सुनने में हमें बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसा क्या होता होगा। डेफिनेटली कोई सपना देखा होगा या कोई विचार होगा जो उसके मन में आया होगा इस तरीके का। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जिसके साथ होता है शायद वही जानता है। कोई हंस रहा है, कोई घुर्रा रहा है, पर सारे लोग मिंकू से बस एक ही बात कर रहे हैं, हमें मछली खिला दो, हमें मछली खिला दो। मिंकू उठने की कोशिश कर रहा है, तभी झपट्टा मार के एक बच्चा उसकी छाती पे बैठता है और उसका गला पकड़ के उसे हिला रहा है कि अंकल मुझे मछली दो, अंकल मुझे मछली दो। मिंकू की नज़र जैसे ही उस बच्चे के चेहरे पे पड़ती है, मिंकू की चीख निकल जाती है। और उसके बाद जब मिंकू की आंख खुलती है तो उसके सामने 8-10 लोग हैं। सुबह हो चुकी है, उसे दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ है और मिंकू के मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे हैं और उससे पूछा जा रहा है, भाई होश में आ, भाई सुनाई दे रहा है, भाई सुनाई दे रहा है। मिंकू रात वाले इंसिडेंट से इतना घबराया हुआ था, वो उठता है, हल्का हल्का सा आपको याद रहता है ना मॉर्निंग में कि मतलब क्या हुआ था रात में, तो उसे कुछ सेकंड के लिए लगता है कि अरे मैंने तो सपना देखा था। फिर आपकी मेमोरी एकदम आते आते आती है कि हाँ मैं तो ट्रेन में था, मैं घर जा रहा था, ये घर तो नहीं है। और वही मिंकू के साथ हुआ। वो अपने आसपास देखता है तो मिंकू खेतों के बीच में है और 8-10 अनजाने से चेहरे हैं जो उससे बात कर रहे हैं। मिंकू को सब याद आ जाता है कि उसके साथ रात में क्या हुआ था और वो एक सपना नहीं था। वो अपने घर पे भी नहीं है, वो ट्रेन में भी नहीं है और उसको ये नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। मिंकू हक्का बक्का सा उन लोगों को देखता है और उनसे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। लोग उसे उस गांव का नाम बताते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा तू यहाँ खेतों में क्या कर रहा था, क्या तेरी तबीयत खराब हो गई थी, कहाँ से आ रहा है तू। मतलब ऑब्वियसली बंदे को कोई कहीं मिलेगा, वो भी ऐसा पड़ा हुआ बेजान सा, और वो होश में आएगा तो लोग पूछेंगे ही। और दिख भी रहा है कि उसने एक बैकपैक टांगा हुआ है और अनजान सी शक्ल है, इस गाँव का नहीं है, तो लोग उससे वही पूछ रहे थे। और मिंकू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन खेतों तक कैसे पहुंचा। जब वो लोग उसके गांव का नाम बताते हैं कि वो कहाँ पर है तो मिंकू को रियलाइज होता है कि ये गांव तो उसके घर से करीब आधे घंटे के डिस्टेंस पर है। मतलब रात में वो स्टेशन से चलता चलता अपने घर का रास्ता भी पार कर चुका था और उस गांव तक पहुंच चुका था। और अंधेरे में या अनजाने में या जो भी उसके साथ वो एंटिटीज थी, उनकी वजह से वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाया और अपने घर की तरफ जा ही नहीं पाया। या पता नहीं उन एंटिटीज़ का क्या मोटिव था जो उसे वहाँ तक ले गए, कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था। वो लोग उसे गांव की तरफ ले जाते हैं, उसे खाट पे बिठाते हैं, चाय वगैरह देते हैं। मिंकू बोलता है कि मुझे एक फ़ोन करना है, उसे फ़ोन करवाया जाता है। मिंकू अपने कज़न को फ़ोन करता है, उसका कज़न वहाँ थोड़ी ही देर में बाइक लेकर आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्डली आधे घंटे का डिस्टेंस था उस गाँव का मिंकू के घर से, तो कज़न करीब 10 मिनट में पहुंच ही जाता है मिंकू को लेने के लिए। अब कज़न भी मिंकू को देख के शौक है कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ कैसे पहुंचा। और सबको तो यही है कि मिंकू चेन्नई में है, तो यहाँ अचानक से मिंकू ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। कज़न उसे घर लेकर जाता है। घर पे मिंकू को देखकर सब बहुत खुश हैं। भरा भूरा चहकता महकता घर है। चाचे ताऊ, चाचा के बच्चे, ताऊ जी के बच्चे और दादा दादी सब हैं मिंकू के घर पे। काफ़ी बड़ा परिवार है इनका। मिंकू को देख के सभी बहुत खुश हैं। जो लोग वहाँ पर नहीं है वो भी आ जाते हैं क्योंकि 2.5 साल बाद बच्चा घर पे आया है, तो सब काफ़ी खुश हैं। लेकिन मिंकू के चेहरे पे मुस्कान का माँ भी नहीं है। मिंकू की ऐसी हालत देख के, कीचड़ में सने हुए कपड़े देख के उससे पूछते हैं कि बेटा तू कहाँ पहुँच गया था, वहाँ कैसे। तो सबको ही लग रहा है कि मिंकू को घर आना चाहिए था या चेन्नई में होना चाहिए था, वहाँ कैसे पहुँचा।
और मिंकू सारा इंसिडेंट जो उसके साथ रात में हुआ था सबके बीच में बता देता है। मिंकू को बहुत ठंड लग रही है, वो बहुत ठिठुर रहा है, तो उसकी मम्मी और उसकी दादी बोलते हैं कि बेटा जाओ तुम अपने कमरे में जाओ और जाके आराम करो। मिंकू जाके चेंज वेंज करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची है। टेम्परेचर चेक किया जाता है तो मिंकू को फीवर होता है। इतने सारे घर वाले हैं तो सारे लोग तो मिंकू के रूम में नहीं जा सकते थे, तो दादी, मिंकू की मम्मी और मिंकू के पापा मिंकू के रूम में होते हैं और बाकी सारे घर वालों का यही होता है कि बाद में उससे जाके मिल लेंगे। तो मिंकू की दादी मिंकू को पूछती हैं कि बेटा तुमने क्या आते वक्त मछली खाई थी या मछली खा के तुम प्लेटफॉर्म पे उतरे हो, जो भी कुछ है, मतलब कुछ था मछली से रिलेटेड। मिंकू को अच्छे से याद है कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं खाया था, पर तभी उसको स्ट्राइक करता है कि चेन्नई से मिंकू ने घर वालों के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चिप्स लिए थे और उसमें मछली की एक बहुत स्पेशल क्वालिटी के चिप्स भी उसने उठाए थे। मिंकू अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मेरा बैग खोलो, उसमें ना एक बड़ा सा वाइट कलर का पॉलीथिन है, उसमें काफ़ी सारे चिप्स के पैकेट हैं, आप वो निकालो। मिंकू की मम्मी उसका बैग ओपन करती हैं, सामान देखती हैं, पर उसको वहाँ पे कोई भी इस तरीके का पैकेट नहीं मिलता। तो वो मिंकू को बोलती हैं कि नहीं बेटा यहाँ पे तो कोई पैकेट नहीं है। मिंकू खुद उठता है, आके अपना बैग चेक करता है, उसके बैग में सारा सामान वैसे का वैसा है, सिर्फ वो चिप्स का पैकेट गायब होता है। मतलब एक चिप्स का पैकेट नहीं, वो पूरा पैकेट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चिप्स रखे हुए थे। और मिंकू को बहुत अच्छे से याद है कि वो सारे चिप्स उसने अपने बैग में ही रखे थे, क्योंकि मिंकू को जब भूख लगी थी, ट्रेन लेट हो गई थी, तो उसने उसमें से एक चिप्स का पैकेट खोला था, वो खाया भी था और ट्रेन में उतरने से पहले उसने अपनी प्रॉपर बर्थ चेक की थी, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सारा कुछ चेक करके ही वो प्लेटफॉर्म पे उतरा था। तो उसे बहुत अच्छे से याद है कि उसने पैकेट वो पूरा का पूरा अपने बैग के अंदर रखा था, पर अब वो पैकेट वहाँ पर नहीं है और ये बात वो अपनी दादी को, अपनी मम्मी को बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। उस पर विश्वास ना करने की कोई वजह नहीं है लोगों के पास, और गांव वगैरह में लोग इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं। दादी को समझ में आ गया था कि मिंकू के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, जब उसने ये बताया कि वो एक डिफरेंट सी वैरायटी की मछली के चिप्स भी साथ में लेकर आया था। अब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चा इतने सारे प्रेतों के बीच में से आया है, कहीं कोई चीज़ उसके ऊपर रह गई, कोई पजेशन हो गया। कोसी कला में शनिदेव का एक बहुत बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट डे मिंकू को उस मंदिर में ले जाया जाता है, वहाँ पे पूजा कराई जाती है, तेल अर्पण कराया जाता है, फिर वहाँ के पंडित जी से बात की जाती है। तो पंडित जी बताते हैं कि मैंने सारी पूजा वगैरह कर दी है और मुझे नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव रह गया है। मिंकू को जो फीवर था वो फीवर उस वक्त भी था जब वो मंदिर में गया था, और ये फीवर आगे उसको 10 दिन तक रहा, मतलब हाई फीवर उसका रहा। हालांकि जब मिंकू ने पंडित जी को बताया वो चिप्स वाला सारा इंसिडेंट और वो एंटिटीज़ वाला, तो उन्होंने यही बोला कि बेटा पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे तुम्हारे जिसकी वजह से तुम प्रेतों की फौज के बीच में से सही सलामत निकल आए हो, वरना ऐसा होता नहीं है। और तुम्हारे पास नॉनवेज था, यही वजह थी कि वो एंटिटीज़ तुमसे अट्रैक्ट हुई हैं और तुम्हारे पीछे लग गई। पता नहीं तुम्हारा भगवान सीधा था, तुम्हारे पितृ तुम पे मेहरबान थे या क्या था, तुम्हें ईश्वर ने ही बचाया है, अदरवाइज़ इतनी बड़ी फौज से तो कोई इतने आराम से बच के नहीं आ सकता। उन पंडित जी ने मिंकू के घर वालों को बताया कि मिंकू के ग्रह इस वक्त थोड़े से वीक चल रहे थे, शायद यही वजह थी, और रात का जो ये समय था और मिंकू नॉनवेज कैरी कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के उन नेगेटिव एंटिटीज़ को मिंकू की तरफ अट्रैक्ट कर गई थी। और उन्होंने मिंकू के साथ जो भी किया या मिंकू के साथ जो भी हुआ वो वाकई में एक बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट था। मिंकू की सारी छुट्टियाँ उसी हाई फीवर में निकल गई और उसके बाद जब मिंकू का थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक हुई तो उसके जाने का समय आ गया। आज भी मिंकू बताते हैं कि वो इस इंसिडेंट के शॉक से निकल नहीं पाए हैं, वो इतना ट्रॉमेटाइज हो गए थे इन सारी चीज़ों की वजह से कि वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी परेशान रहे। पर अब वो बिल्कुल ठीक हैं, उनका एक परिवार है, बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन अब वो अपने घर कोसी कला जब भी जाते हैं तो किसी को सरप्राइज़ नहीं देते, वो आराम से जाते हैं, इन्फॉर्म करके जाते हैं। अगर कोई लेट भी हो जाए या टाइम पर भी जाए तो कोई ना कोई उनको लेने के लिए रेलवे स्टेशन आ ही जाता है। मिंकू का कहना है कि उस इंसिडेंट के बाद से उन्होंने मछली खाना लगभग बंद कर दिया है। कोई भी इंसान उनसे मछली के बारे में बात करता है तो वो डर जाते हैं, उनको वही सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये कुछ इस तरीके का एक बहुत ही भयानक सा इंसिडेंट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा स्टोरी नरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आपके सामने भी फ्लैश हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की स्टोरीज भी यहाँ से नरेट करूँ तो अपनी स्टोरीज मुझे ईमेल कीजिए, मैं यहाँ से आप लोगों की स्टोरीज भी नरेट करूँगी। और बस इतना ही कहूँगी कि यार शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके एक छोटे से एफर्ट से। मैं जानती हूँ कि मैं स्टोरीज काफ़ी टाइम बाद लेकर जाती हूँ और मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ इस चीज़ के लिए आप लोगों से, क्योंकि मैं कमेंट्स में देखती हूँ आप लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम लगा देते हो आप स्टोरीज लाने में। तो ऑनेस्टली मुझे ना स्टोरी ऐसे सुनाना पसंद है कि जिसका कोई एंड हो, मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करती हूँ। किस्से तो बहुत सारे हैं, हज़ारों में हैं, पर किस्सों में जब कोई एंड नहीं होता ना तो मुझे वो सुनने में मज़ा नहीं आता, तो सुनाने में भी मज़ा नहीं आता। पर आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा, अगर आप लोगों को वैसे इंसिडेंट सुनना पसंद है तो मैं वो भी यहाँ से नरेट करूँगी। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।